हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेवक साधु लर्निंग न्यूज़। 12 अक्टूबर 1999 रात के करीब 12 बजे होंगे। कोलंबो से एक प्लेन उड़ता है जिसमें एक देश के सेना प्रमुख बैठे हुए हैं। लेकिन जब वो प्लेन उनके खुद के देश पहुंचता है तो उनके प्रधानमंत्री का आदेश आता है कि उस प्लेन को उनके ही देश में उतरने ना दिया जाए। ये खबर जैसे ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचती है, सेना की टुकड़ियां प्रधानमंत्री आवास की तरफ मूव कर जाती हैं। प्रधानमंत्री अपनी अगली चाल चलते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल को फोन करते हैं कि उस प्लेन को पड़ोसी देश के लिए डाइवर्ट कर दिया जाए, रनवे की सारी लाइटें बुझा दी जाएं। लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता, सेना की टुकड़ियां उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पूरी तरह से घेर चुकी थी। उसके बाद जो हुआ वो हिस्ट्री है। सेवक साधु लर्निंग न्यूज के इस एपिसोड में जानेंगे एक असफल तानाशाह की पूरी कहानी, जो आगे चल के हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना, नाम परवेज मुशर्रफ। So let's start the video. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. 12 अक्टूबर 1999 को परवेज मुशर्रफ कोलंबो से श्रीलंकन आर्मी की 50वीं एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन अटेंड करके अपने देश वापस लौटते हैं। और उसी समय पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ आदेश करते हैं कि उनके प्लेन को कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरने ना दिया जाए। साथ ही परवेज मुशर्रफ को रिप्लेस कर देते हैं ख्वाजा जियाउद्दीन से, जिनको टॉप मिलिट्री कमांडर बना दिया गया था। जैसे ही ये खबर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचती है, रावलपिंडी से कुछ सेना के ट्रूप्स इस्लामाबाद की तरफ कूच कर जाते हैं। जैसे ही इस मूवमेंट की खबर नवाज शरीफ को लगती है, वो अपनी अगली चाल चलते हैं और कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बोलते हैं कि मुशर्रफ के आने वाले प्लेन को इंडिया की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए। इससे पहले कि वहां कुछ हो पाता, सेना की टुकड़ियों ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर को पूरी तरह से घेर लिया था। और वहीं से सेना का कमांडर परवेज मुशर्रफ को इन्फॉर्म करता है कि सर, आपके प्लेन की लैंडिंग इंश्योर कर दी गई है। मुशर्रफ का प्लेन सेफली कराची एयरपोर्ट पे लैंड करता है। ये खबर जैसे ही नवाज शरीफ को मिलती है, उनको समझ में आ जाता है कि अब उनकी कुर्सी जाने वाली है। अगले दिन 13 अक्टूबर को मुशर्रफ प्रेसिडेंट रफीक तरार से मिलते हैं। 14 अक्टूबर को पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड कर दिया जाता है। 15 अक्टूबर को स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है। परवेज अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करते हैं। नवाज शरीफ को हाउस अरेस्ट में डाल दिया जाता है और परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान की सबसे पावरफुल पोस्ट को एक्सरसाइज करते हैं। 11 अगस्त 1943 दिल्ली का दरियागंज इलाका, जहां पे परवेज मुशर्रफ का जन्म हुआ था। 1947 में उनकी पूरी फैमिली पाकिस्तान शिफ्ट कर जाती है और 18 साल की उम्र में वो आर्मी ज्वाइन करते हैं। और मुशर्रफ 1965 और 1971 के दोनों बार इंडिया के अगेंस्ट लड़ते हैं। सेना में मुशर्रफ के काम को देखते हुए उनको प्रमोट किया जाता है और आर्मी के चीफ कमांडर बनाए जाते हैं। 3 मई 1999 को इंडियन आर्मी को पता लगता है कि पाकिस्तानी ट्रूप्स LOC पार करके इंडिया में टॉप पोजीशन पे अपना कब्जा जमा चुके हैं। और वही कारगिल वार की शुरुआत होती है, जो कि 26 जुलाई 1999 तक चलती है, जिसमें इंडिया के 527 बहादुरों ने अपनी जान की आहुति दे दी और साथ ही हजारों पाकिस्तानी सोल्जर्स को मौत के घाट उतार दिया। इसमें सबसे शर्मनाक बात यह थी कि पाकिस्तान के जिन सैनिकों ने पाकिस्तान के लिए लड़ते हुए अपनी जान दे दी थी, वहां की आर्मी और वहां की सरकार ने उनकी बॉडी तक को लेने से मना कर दिया था। पाकिस्तान के हार के बाद पाकिस्तानी आर्मी और वहां की सरकार के बीच में एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम चालू हो जाता है। बाद में पता लगता है कि दोनों के मिली भगत से ये सारी कार्रवाई की गई थी, जिसमें नवाज शरीफ परवेज मुशर्रफ को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराना चाहते थे और उसी के तहत परवेज मुशर्रफ को उनकी टॉप पोस्ट से हटाने की नवाज शरीफ ने नाकाम कोशिश की थी। कारगिल वार के हार के बाद ही नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ ने एक दूसरे का विश्वास खो दिया था। परवेज मुशर्रफ को पता था कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, कभी भी उनको अपनी पोस्ट से हटा सकते हैं। इसीलिए मुशर्रफ ने अपने सारे गुर्गे पहले ही सेट कर रखे थे और यही कारण था कि नवाज शरीफ की परवेज मुशर्रफ को हटाने की चाल पूरी तरह नाकामयाब हो गई। लेकिन सिनेरियो अभी बदल चुका था। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के सबसे पावरफुल इंसान बन गए थे। पूरी दुनिया ने इसको क्रिटिसाइज किया। वैसे जानकारों का मानना है कि परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान से बेहद प्यार करते थे और पाकिस्तान को एक लिबरल स्टेट की तरीके से डेवलप करना चाहते थे। और जैसे ही उनको पावर मिलती है, उसके बाद सबसे पहला लिटमस टेस्ट उनका होता है दिसंबर 1999 में, जिसमें काठमांडू नेपाल से दिल्ली आने वाली फ्लाइट को हाईजैक कर लिया जाता है और उसमें नाम आता है हरकतुल मुजाहिदीन नामक एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का। अमेरिका और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने परवेज मुशर्रफ पे प्रेशर बनाने की कोशिश की कि
कि वो हरकतुल मुजाहिदीन के ऊपर कार्रवाई करें, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। दुनिया को पता लग गया था इनका असली चेहरा क्या है। जब भी टेररिज्म की बात आएगी, इनके हाथ एक्शन लेने के पहले ही कांप जाएंगे। इधर नवाज शरीफ की सरकार बर्खास्त कर दी गई थी और परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के सबसे पावरफुल व्यक्ति बन गए थे। इसके साथ ही मार्च 2000 में नवाज शरीफ के अगेंस्ट देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है। जैसा मैंने पहले बताया, नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ ने पहले ही एक दूसरे का विश्वास खो दिया था, तो दोनों ने ही अपने प्लान बी रेडी करके रखे थे। जैसे ही नवाज शरीफ के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलता है, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड स्टेट्स परवेज मुशर्रफ पे प्रेशर बनाते हैं कि नवाज शरीफ को देश से बाहर जाने की इजाज़त दे दी जाए। जानकारों का मानना है कि इसी प्रेशर की वजह से नवाज शरीफ की फैमिली और पाकिस्तान की आर्मी गवर्नमेंट के बीच एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें नवाज शरीफ को दिसंबर 2000 में सऊदी अरेबिया जाने की इजाज़त दे दी जाती है। और फाइनली 20 जून 2001 को पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रफीक तरार अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं और परवेज मुशर्रफ वहां के सेल्फ क्लेम्ड प्रेसिडेंट बन जाते हैं। परवेज मुशर्रफ के प्रेसिडेंट बनने के महज 2 महीने बाद 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे आतंकी हमला हो जाता है, क्योंकि वर्ल्ड कम्युनिटी ने देखा था कि परवेज मुशर्रफ टेररिस्ट के अगेंस्ट एक्शन लेने में फेल रहे हैं या यूं कहें नाकामयाब रहे हैं, और अमेरिका पर अटैक का मेन मास्टरमाइंड अफगानिस्तान में छुपा है, जिसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तान की जरूरत होगी। इसलिए अमेरिका ने बहुत ही क्लियर शब्दों में पाकिस्तान को समझाने की कोशिश की। इत्तफाक की बात थी कि जिस समय आतंकी हमला हुआ उसी समय पाकिस्तान के आईएसआई चीफ वाशिंगटन में मौजूद थे। उनकी मीटिंग होती है असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिचर्ड आर्मिटेज से। उन्होंने बहुत क्लियर शब्दों में आईएसआई चीफ को समझाने की कोशिश की, या तो आप हमारे साथ हैं या तो आप टेररिस्टों के साथ। साथ में इनको क्लियर शब्दों में एक धमकी भी दी गई कि अगर पाकिस्तान टेररिस्टों के साथ जाने के बारे में सोचेगा भी तो इतने बम मारे जाएंगे कि पाकिस्तान स्टोन एज में चला जाएगा। ये बात खुद मुशर्रफ ने एक्सेप्ट की थी। परवेज मुशर्रफ को पता था कि टेररिस्टों का साथ देना इतना आसान नहीं होगा। अमेरिका कोई ऐसा एक्सक्यूज नहीं देने वाला है जिससे आप अपना पाला बदल सके। मुशर्रफ को मजबूरी में ही सही अमेरिका के साथ खड़ा होना पड़ा, जिसका पूरे पाकिस्तान में बहुत जोरों से विरोध हुआ। लेकिन परवेज मुशर्रफ को अपना स्टैंड चेंज करने की ना तो कैपेसिटी थी और ना ही वो ऐसी गलती करना चाहते थे। आर्मी कमांडर को किसी भी देश का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बन के रहना और सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि आर्मी के रूल्स रेगुलेशंस अलग होते हैं। वहां आप जो ऑर्डर करते हैं वो पूरी तरह से फॉलो किए जाते हैं, लेकिन जब किसी देश को चलाने की बात आती है तो वहां पे आपको बहुत सारे प्रॉज एंड कॉन्स की कैलकुलेशंस भी करनी पड़ती है और कभी कभी आपको अपने स्टेप्स पीछे भी लेने पड़ते हैं, जो कि एक आर्मी कमांडर कभी सोच भी नहीं सकता है। वही हाल हुआ परवेज मुशर्रफ के साथ। परवेज मुशर्रफ ने प्रेसिडेंट रहते हुए कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिसके लिए वहां की जनता ही इनको हटाने के लिए इनके पीछे पड़ गई। इसका एक जीता जागता उदाहरण था 26 अगस्त 2006 को की गई अकबर बुख्ती की हत्या, जो कि बलूचिस्तान के एक बड़े लीडर थे, जिनको बातचीत करने के बजाय परवेज मुशर्रफ ने जान से मारने के ऑर्डर इशू किए। नवाज शरीफ का तख्ता पलट करने के बाद 89% वोटों के साथ परवेज मुशर्रफ प्रेसिडेंट बने थे, लेकिन 2007 आते आते उनको अगले प्रेसिडेंट इलेक्शन में हारने का डर सताने लगा, जिसके लिए उन्होंने 3 नवंबर 2007 से 15 दिसंबर 2007 के बीच में स्टेट इमरजेंसी घोषित कर दी और उनका दोबारा प्रेसिडेंट बनना कंट्रोवर्सी से भरा रहा। परवेज मुशर्रफ के प्रेसिडेंट रहते हुए एक और बड़ी घटना हुई, जिसमें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो को दिसंबर 2007 में एक रैली के बाद गोली मार दी गई। बेनजीर भुट्टो ने अपने ऊपर लगे करप्शन केसेस से बचने के लिए सेल्फ एग्जाइल में चली गई और पिछले कई सालों से देश से बाहर रह रही थी। 2007 आते आते परवेज मुशर्रफ की पकड़ पूरे पाकिस्तान पे कमजोर होने लगी थी और 2008 में होने वाले जनरल इलेक्शन में बेनजीर भुट्टो अपना फ्यूचर आजमाना चाहती थी और इसी के तहत 18 अक्टूबर 2007 को वापस अपने देश कराची एयरपोर्ट पे उतरती है। और इंटरेस्टिंग बात यह रही कि उनका काफिला जैसे ही एयरपोर्ट छोड़ता है वहां पे एक विस्फोट होता है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। जानकार बताते हैं कि परवेज मुशर्रफ ने खुद से फोन करके बेनजीर भुट्टो को पाकिस्तान न आने की धमकी भी दी थी। बेनजीर भुट्टो के पाकिस्तान लौटने के महज 2 महीने बाद 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में एक रैली के बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। जानकारों का मानना है कि उनकी हत्या के पीछे परवेज मुशर्रफ खुद इन्वॉल्व थे। बेनजीर भुट्टो पहली ऐसी लेडी थी जिसने दुनिया में किसी मुस्लिम कंट्री को लीड किया था। परवेज मुशर्रफ ने सबसे आखिरी और सबसे बड़ी गलती करी इस्लामाबाद की लाल मस्जिद को 2007 में सील करके, जिसके बाद से ही पाकिस्तानी रेडिकल्स ने परवेज मुशर्रफ को हटाने की ठानी और वो ज़्यादा दिन तक पावर में टिक नहीं पाए।
1965 में मोहम्मद अब्दुल्ला गाजी ने पाकिस्तान में एक लाल मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसमें से जिहादी सोवियत और अफगान वार के लिए ट्रेन करके भेजे जाते थे। क्योंकि अफगानिस्तान की लड़ाई बिन लादेन लीड कर रहा था, तो अलकायदा के सपोर्टर्स हमेशा लाल मस्जिद में ट्रेनिंग लिया करते थे। सोवियत वार 1989 में खत्म होने के बाद भी अलकायदा और लाल मस्जिद के आतंकियों के संबंध कभी खत्म नहीं हुए। लाल मस्जिद का जो भी लीडर होता था वो पूरे पाकिस्तान में सरिया लगाने की हमेशा से वकालत किया करता था। 2006 में एक घटना होती है जिसे लाल मस्जिद पे कार्रवाई करना मुशर्रफ की मजबूरी बन जाती है। दिन था 27 मार्च 2007। लाल मस्जिद और आफसा स्टूडेंट्स कुछ चाइनीज पर्सनल को किडनैप करते हैं और उन पर आरोप लगाते हैं कि वो मसाज सेंटर के नाम पे ब्रॉथल चलाते थे। अमेरिका की तरफ से इनपुट था कि लाल मस्जिद में अलकायदा से जुड़े हुए आतंकवादी शरण लेके रखते हैं, और इसी के चलते धीरे धीरे परवेज मुशर्रफ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी प्रेशर आना चालू हुआ कि आप लाल मस्जिद को सीज करें। जैसा मैंने पहले बताया, परवेज मुशर्रफ किसी भी इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के अगेंस्ट में कार्रवाई करने से हमेशा बचते रहे हैं। वही काम इन्होंने यहाँ भी किया। लाल मस्जिद को बंद करने के लिए इन्होंने 8 दिन तक कार्रवाई करी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। साथ ही लाल मस्जिद में रहने वाले लोगों को अल्टीमेटम दिए गए कि वो सरेंडर कर सकते हैं। कुछ ने सरेंडर किया, कुछ को गोली मारी गई, और फाइनली ऑपरेशन को लीड करने वाले कमांडर की हत्या होने के बाद आर्मी ने फोर्सफुली लाल मस्जिद में एंट्री करी और वहाँ के जितने लोग थे उनको गोलियों से भून दिया। और इसी के बाद से पाकिस्तान के जितने भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे सारे परवेज मुशर्रफ के अगेंस्ट हो गए, और ये परवेज मुशर्रफ की प्रेसिडेंसी में आखिरी कील साबित हुई। 2008 में हुए जनरल इलेक्शन में परवेज मुशर्रफ की पार्टी कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, और वहां की गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट रहते हुए परवेज मुशर्रफ पर महाभियोग लगाने और उनको फांसी की सजा देने की योजना बनाने लगी। और प्रेशर को देखते हुए परवेज मुशर्रफ ने 2008 में रिजाइन कर दिया और देश छोड़ के बाहर चले गए। अगर हम परवेज मुशर्रफ की इंडिया से रिलेशंस की बात करें तो क्योंकि वो आर्मी कमांडर थे, उन्होंने कभी भी इंडिया को अपना दोस्त नहीं समझा। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जनवरी 2001 में गुजरात में आए अर्थक्वेक के लिए एक प्लेन राहत सामग्री भी मुशर्रफ ने इंडिया को भेजी थी। इसके साथ ही जुलाई 2001 में परवेज मुशर्रफ और भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बीच में आगरा में एक शिखर वार्ता होती है, जो महज मुशर्रफ के अड़ियल रवैये की वजह से फेल हो जाती है। 3 दिसंबर 2001 में भारतीय पार्लियामेंट पे अटैक होता है और भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में एक बड़ी दरार आ जाती है। परवेज मुशर्रफ के बारे में एक और रोचक चीज जान लीजिए। पाकिस्तान के वो पहले प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को एक्सेप्ट किया और 2002 में जनरल इलेक्शन कंडक्ट करवाया, जिसपे आरोप भी लगा कि ये जस्ट एक आई वॉश था। वो कहते हैं कि अगर आप गलत चीज का सपोर्ट करेंगे तो उसको कभी न कभी आपको खुद को भी झेलना पड़ेगा। अगर आप सांप पालेंगे तो सांप कभी न कभी आपको जरूर काटेगा। आतंकवाद पाकिस्तान का पाला गया एक ऐसा सांप है जो आज पूरे देश को खाने के लिए तैयार है। अगर हम परवेज मुशर्रफ के पूरे कार्यकाल को समराइज करें तो हम देखते हैं कि एक तरफ जहां परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान को बहुत प्यार करते थे और देश को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते थे, उसके साथ ही एक बहुत बड़ी बुराई जिसके अगेंस्ट में काम करने से हमेशा डरते रहे, वो था आतंकवाद। और इसी वजह से आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान में हमेशा फूलती फलती रही और देश को हमेशा आगे ले जाने से रोकती रही। लास्ट वीक परवेज मुशर्रफ की मौत के बाद भले ही पाकिस्तान के लोग परवेज मुशर्रफ को आज एक सेना अध्यक्ष के रूप में देशभक्त सिपाही मानते हों, लेकिन एक राजनेता के तौर पर परवेज मुशर्रफ को एक असफल तानाशाह ही कहा जाएगा। सेवक साधु लर्निंग न्यूज के इस एपिसोड में इतना ही। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, और देखते रहिए सेवक साधु लर्निंग न्यूज हर शनिवार रात 8:30 बजे। थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.